Today is the 6th of August, आज 6 a अगस्त है, monumental एक day बेहद because अहम we दिन, expect क्योंकि हमें monumental उम्मीद है कि developments पश्चिम taking एशिया place में बहुत in बड़े घटनाक्रम होने West वाले हैं, Asia जिनका that असर will पूरी दुनिया पर be पड़ेगा, impacting the और ये कहना entire भी कम world. होगा। That is an और ये है understatement. ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। And अगर आपको this is हमारा the काम transition पसंद है, तो protocol. कृपया If you like what सब्सक्राइब we बटन do, दबाइए, please hit the लाइक बटन subscribe भी button. दबाइए। Please hit the like button. हमारे Please सबस्टैक subscribe, चैनल पर subscribe जाए, उसी नाम the से channel ट्रांजिशन same name, प्रोटोकॉल और transition पेड मेंबर protocol, बनिए, and become a ताकि paid हम ये member so we असाधारण can खबर आप deliver तक this हफ्ते में 2 बार पहुंचा extraordinary सकें। news to you twice a मेरे week. साथ हैं, और मुझे एक बार फिर उनका I'm परिचय honored कराते to हुए सम्मान हो introduce रहा my है। once बहुत प्रिय again मित्र, इस very चैनल good के friend, संस्थापक सदस्यों में a से founding एक member of this विजय channel, प्रसाद। Vijay वे Prasad, सचमुच हर who समय दुनिया भर में travels the यात्रा globe करते रहते हैं literally और इस all the चर्चा में time, सबसे भरोसेमंद and नामों में the से एक हैं। most तो आगे trusted बढ़िए विजय, names कृपया आगे बढ़िए और वह this खबर बताइए discussion. जिसके बारे में हम So बात go करते ahead, रहे हैं। Vijay. Please go ahead and break the news that we have been talking about. Yeah, it's really interesting, Zulfikar, because if हाँ, you think जुल्फ़िकार, about it, ये सचमुच for दिलचस्प the है, last क्योंकि quarter अगर आप इस पर century, at सोचें, least since the तो year पिछली एक 2000, चौथाई सदी से the कम से United कम साल States has 2000 से basically अमेरिका ने मूलतः imposed देशों पर ऐसे शांति समझौते worldwide थोपे हैं fear जो बाहर from से the देखने पर outside शांति and समझौते peace लग सकते हैं। agreements on countries. आप जानते हैं, अमेरिका United इराकियों के States पास came आया to और the कहा, आप Iraqis ये कर and said, सकते हैं। "This is what you can do." 1991 के हमलों के बाद, इराक पर बमबारी के बाद, इराकी सैनिकों को कुवैत से बाहर धकेलने के बाद, अमेरिका ने एक समझौता थोप दिया। वे संयुक्त राष्ट्र के जरिए आए, जिसके विकल्प तब बहुत सीमित कर दिए गए थे, और उन्होंने एल फॉर फूड नाम का एक पैकेज तैयार किया और उसे बस इराकियों पर थोप दिया गया। इराकियों को एक तैयार प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्हें या तो स्वीकार करना था, वरना बमबारी जारी रहती। which they either had to take or the bombardment would continue. There was no negotiation. आप जानते हैं, कोई बातचीत नहीं हुई थी। Didn't have the space सद्दाम to हुसैन के make पास अमेरिका के साथ कोई समझौता करने की गुंजाइश नहीं थी। वह negotiate अलग अलग मुद्दों पर मोल भाव नहीं कर सकते थे, वगैरह। आप जानते हैं, ओस्लो समझौता मूलतः फिलिस्तीनियों पर थोप दिया गया था। कई मायनों में गुड फ्राइडे समझौते में भी वही कमजोरी थी। यह कुछ ऐसा था जिसे जॉर्ज मिचेल और अमेरिका ने तैयार किया था और फिर मेज पर लाकर कहा था, इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। आप जानते हैं, हम वर्चस्वशाली ताकत हैं, मुख्य महाशक्ति। हम जो कहते हैं वही होगा, और हम इसके आदी हो गए हैं। हम इस बात के आदी हो गए कि अमेरिका देश में स्थिति क्या होनी चाहिए कि यही शांति समझौता है। आप जानते हैं, जब यूक्रेन और रूस तुर्की के अंकारा में एक शांति समझौते के करीब पहुंच गए थे, और बाद में बेलारूस के मिन्स्क में भी, तब अमेरिका और ब्रिटेन बीच में आए और बोले, माफ कीजिए, नहीं, आपके समझौते मान्य नहीं हैं। हमारी मांगें अधिकतम हैं, इसलिए आपका समझौता रद्द है। और वास्तव में यूक्रेनियों ने उस समझौते को रद्द कर दिया, और युद्ध जारी है। अमेरिका और दूसरे देश फिर कह रहे हैं, हम इस शांति समझौते से खुश नहीं हैं, जबकि नाममात्र के तौर पर अमेरिका का यूक्रेन के संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। बेशक उसका इससे सब कुछ लेना देना है, लेकिन उसे इस संघर्ष का पक्षकार नहीं होना चाहिए। वह यूक्रेनी पक्ष का मुख्य वित्त पोषक है, लेकिन तकनीकी रूप से उसे बातचीत की मेज पर नहीं होना चाहिए। खैर, किसी भी तरह अमेरिका के शर्तें तय करने की आदत की अब एक सीमा सामने आ रही है, और मेरे ख्याल से वह सीमा हम ईरानियों के मामले में देख रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि कम से कम 2006 से, जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बनाया, जब अमेरिका ने उस परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लेकर कहा, नहीं नहीं, यह परमाणु हथियारों का कार्यक्रम है, और इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जरिए ईरान को प्रतिबंधों वगैरह की धमकी दी और फिर प्रतिबंध लगाए, तब से 2006 से, यानी 20 साल पहले से, अमेरिका इस बात पर अड़ा रहा है कि ईरान के साथ बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा परमाणु है। यही नंबर 1 मुद्दा है, कोई दूसरा मुद्दा मायने नहीं रखता। बहुत दिलचस्प। जब मैं 2006 के कुछ ही समय बाद ईरानियों से बात कर रहा था, तो उनके लिए परमाणु का सवाल कोई मुद्दा ही नहीं था। वह महत्वपूर्ण नहीं था। वह मुद्दा क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी परमाणु हथियार कार्यक्रम की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। जिस चीज के पास वे हैं ही नहीं,
उस पर वे बातचीत करके कमी कैसे करें। उनके पास कोई परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है, वे आखिर करें तो क्या करें। उन्होंने कहा, हम निरीक्षण के लिए खुले हैं, हम परमाणु अप्रसार संधि के सदस्य हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लोग आकर हमारे देश का निरीक्षण कर सकते हैं वगैरह। लेकिन यह मुख्य मुद्दा नहीं है। कम से कम पिछले 20 वर्षों से ईरान के लिए मुख्य मुद्दा क्षेत्रीय सुरक्षा का सवाल रहा है। वही मुख्य सवाल है, दशकों से यही उनके मन में रहा है। That has been on their minds for decades. They were victims of an ईरानी क्रांति के तुरंत बाद 1980 में वे सद्दाम हुसैन के इराक द्वारा किए गए एक गैरकानूनी हमले के शिकार थे। यह हमला संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, खाड़ी के अरब देशों वगैरह की ओर से था। वे एक गैरकानूनी हमले के शिकार थे। ईरान पर हमला करने वाला सद्दाम हुसैन का इराक था। इसलिए ईरान लंबे समय से क्षेत्रीय सुरक्षा के सवाल को लेकर बहुत चिंतित रहा है, और उसने उन देशों के साथ सुरक्षा के मानदंड तय करने की कोशिश की है जिन्हें उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। एक तरफ सऊदी अरब है, दूसरी तरफ इजराइल। सऊदी अरब के साथ ईरानी अब कम से कम एक दशक से बातचीत कर रहे हैं। हाल में यह बातचीत चीन की मध्यस्थता से हुई है। इसे तथाकथित बीजिंग तेहरान रियाद संवाद कहा जाता है। Tehran and Riyadh dialogue. There have been 4 of these dialogues so far. अब तक ऐसे 4 संवाद हो चुके हैं। इजरायलियों के साथ बेशक कोई सीधी बातचीत या संवाद नहीं है, लेकिन ईरानियों ने मध्य पूर्व को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद इजरायल पर दबाव डालना है कि वह कम से कम ये घोषित करे कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, या फिर उससे भी आगे बढ़कर इजरायल को अपने परमाणु हथियार छोड़ने की चुनौती दी जाए। अब ईरान ने क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटी की मांग की है, क्योंकि खाड़ी के अरब देशों में अमेरिका की मौजूदगी है, उसके सैन्य अड्डे हैं और वगैरह। इन अड्डों से अमेरिका की वापसी का सवाल भी ईरान के लिए बहुत लंबे समय से चर्चा में रहा है। ठीक है, ईरान के लिए अमेरिका का परमाणु मुद्दा मुख्य मुद्दा है, क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुख मुद्दा है। अभी तक अमेरिका इस बात पर अड़ा रहा है कि जब तक परमाणु ऊर्जा के सवाल या परमाणु हथियारों के सवाल का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक किसी और मुद्दे पर बात नहीं होगी। अमेरिका का यही रुख था। ईरानियों ने इस स्थिति को पलट दिया है। उनका कहना है कि मुख्य मुद्दा परमाणु हथियार नहीं है, वह सवाल अब अप्रासंगिक है। मुख्य मुद्दा क्षेत्रीय सुरक्षा है, और क्षेत्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने अपने बड़े दबाव के साधनों का इस्तेमाल किया है, जो 3 तरह के हैं। पहला, होर्मुज जलजमूमध्य से गुजरने वाले यातायात को सीमित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, खाड़ी के अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सैन्य हमले। Military bases in the Gulf Arab states. That's put a lot of pressure on the Gulf Arab states. इससे खाड़ी के अरब देशों पर बहुत दबाव पड़ा है। और तीसरी बात, ओमान के जरिए कूटनीतिक माध्यमों का इस्तेमाल। वैसे ओमान इस बात से बहुत नाराज है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक गैरकानूनी युद्ध छेड़ने के लिए उनके कूटनीतिक माध्यम का दुरुपयोग किया। ओमानी बहुत नाराज है। लेकिन तीसरा मुद्दा यह है कि ईरान ने ओमान और पाकिस्तान के कूटनीतिक माध्यमों का इस्तेमाल करके बातचीत के लिए एक ऐसी जगह बनाई है जो अमेरिका के निर्देश पर नहीं चलती। तो ये 3 बातें हैं। पहली, होर्मुज जलजमूमध्य से आवाजाही को सीमित करना। दूसरी, खाड़ी के अरब देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सैन्य हमले। और तीसरी, ओमान और पाकिस्तान के साथ बातचीत का एक अलग और स्वतंत्र माध्यम खोलना। इन 3 बातों ने इस क्षेत्र पर 20 वर्षों से चले आ रहे अमेरिका के दबाव का पूरा समीकरण बदल दिया है। अमेरिका का मकसद परमाणु मुद्दे को सबसे आगे रखना और ईरान को अलग थलग करना था। ईरान अलग थलग नहीं है। ईरान ने परमाणु मुद्दे को पीछे कर दिया है और क्षेत्रीय सुरक्षा को सबसे आगे रखा है। यह पश्चिम एशिया के कूटनीतिक संबंधों में एक वास्तविक बदलाव है। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। हम प्रगति और ऐसी दूसरी खबरों की दहलीज पर हैं। मैं प्रगति की इन खबरों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहता। ये आती जाती रहती हैं। ये एक टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया होगी।
लेकिन कम से कम एक बात हम बहुत बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, हम एक नए कूटनीतिक दौर में हैं। ये वह कूटनीतिक दौर नहीं है जो सिर्फ 6 महीने पहले था। diplomatic arena of even 6 months ago. Well, Vijay, excellent summary of विजय, आपने बहुत अच्छी तरह उसका सार बताया जो मैं कहना चाहता था, और जो हम पहले भी कह चुके हैं, ये एक बड़ा ये सचमुच एक बड़ा बदलाव है, इसमें कोई शक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका बेजोड़ महाशक्ति था। वह उन सभी देशों पर अपनी शर्तें थोपता था जिनकी हम बात कर रहे हैं, खासकर पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व और बाकी दुनिया के देशों पर। वे शर्तें बातचीत से तय नहीं होती थीं, थोप दी जाती थीं, और उन देशों के पास उन्हें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और अब हमारे लिए ये देखना, सचमुच अपनी आंखों से देखना कि ईरान, जिस पर 40-50 साल से हर तरह के प्रतिबंध लगे रहे हैं, अधिकतम दबाव डाला गया है, अब स्थिति को पलटने में कामयाब हो गया है, एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। जो कुछ हुआ है उसके परिणाम स्वरूप और इस नाकाम युद्ध के कारण अमेरिका ईरान पर अपनी इच्छा थोपने में असमर्थ रहा है। और अब हमारे पास ऐसी जानकारी है जिसे हमें अपने वैश्विक दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए। हम भविष्य नहीं देख सकते, हमारे पास कोई जादुई शीशा नहीं है। हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि किसी के दिल में क्या है, खासकर व्हाइट हाउस में बैठे उस आणविक बच्चे के दिल में, जिसे आसानी से भड़काकर कुछ भी करवाया जा सकता है, नतीजों की परवाह किए बिना। लेकिन हमारी खबर है, और ये विशेष जानकारी है, कि अमेरिका को मजबूर होकर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में ईरान द्वारा सुझाए गए क्रम को स्वीकार करना पड़ा है। सुझाया नहीं गया था, ईरान ने इसकी मांग की थी। अमेरिका पाकिस्तान के मध्यस्थता चैनल के जरिए आगे बढ़ने पर सहमत हो गया है। ये तेहरान की जिद है, अमेरिका की नहीं। इसकी वजहें दुनिया भर के उन दर्शकों को अच्छी तरह मालूम है जो बहुत पैनी नजर से देखते हैं कि ट्रंप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। ट्रंप ने पाकिस्तान को दरकिनार करने का फैसला किया क्योंकि वॉशिंगटन की नज़र में, जरूरी नहीं कि खुद ट्रंप की नज़र में, लेकिन ट्रंप के करीब मौजूद जायोनिस्टों की नज़र में, पाकिस्तान ईरान के पक्ष में दिखाई दे रहा था। यानी पाकिस्तान ट्रंप से कह रहा था कि वे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें, जो जाहिर है ट्रंप नहीं करना चाहते थे। इसलिए ट्रंप पाकिस्तान को दरकिनार कर ओमान और कतर के रास्ते जाना चाहते थे, जिन्हें वे ज्यादा आसानी से नियंत्रित कर सकने वाला मानते थे। लेकिन ईरान ने बहुत मजबूती से जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान हमारा मुख्य माध्यम है। हम पाकिस्तान के जरिए आपसे अप्रत्यक्ष रूप से बात करना चाहते हैं। और सबसे अहम बात, केंद्र बिंदु इस्लामाबाद MOU है, इसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं। तो हमें बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटों के भीतर ही, मेरा मतलब है ये बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है, या ये भू राजनीतिक स्तर का भूकंप है कि अमेरिका और ईरान कहेंगे कि फारस की खाड़ी की होर्मुज जलमध्य नौसैनिक आवाजाही के लिए खुला है, उन टैंकरों की आवाजाही के लिए जिनकी दुनिया को बेहद जरूरत है। सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी और उत्तरी गलियारे का नियंत्रण पूरी तरह ईरान के हाथ में होगा। ओमान दक्षिणी गलियारे को नियंत्रित करेगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था मजबूती से ईरान के हाथों में ही रहेगी और पाकिस्तान मध्यस्थता का माध्यम होगा। और अगला कदम, अगर ये अच्छे तरीके से होता है, तो ये घोषणा होगी कि जिनेवा में बातचीत का एक और दौर होगा। फिर से पाकिस्तान तेहरान और तेहरान से आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा का मुख्य गारंटर होगा। कतर सहायक भूमिका में मौजूद रहेगा और अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से वहां होगा। बातचीत पूरी तरह MOU के क्रियान्वयन पर केंद्रित होगी, कुछ भी नया नहीं। तो हमें बताया गया है कि सिद्धांत रूप में इस पर सहमति हो गई है। एक भूचाल जैसा बदलाव, ऐसी चीज जो अब दुनिया की भू राजनीति को बदल देगी। मैं इस पर आपका विश्लेषण सुनने के लिए उत्सुक हूं।
Well, I'm going to come in a second to the shipping lanes debate. खैर मैं एक सेकंड में शिपिंग लेन्स पर चल रही बहस पर आऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है जो उठाया गया है। लेकिन बहुत जल्दी से आप जानते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ सऊदी अरब में हैं और तुर्की के रेचेप ताय्यप एर्दोआन जो सऊदी अरब की यात्रा करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान जो प्रभावी रूप से सऊदी अरब के नेता हैं और प्रधानमंत्री शरीफ के बीच त्रिपक्षीय बातचीत होने वाली है। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच चर्चा हो रही है। मेरा मानना है कि यहाँ यथार्थवाद की भावना विचारधारा पर हावी हो सकती है। देखते हैं उससे क्या निकलता है। लेकिन उस पर वापस आने से पहले इसे अमेरिका के न होने पर मुद्दों पर चर्चा के लिए बिग थ्री की बैठक कह ले। लेकिन उससे पहले आइए होर्मुज जलसंधि को लेकर ईरान और ओमान के बीच हो रही बातचीत पर वापस चलते हैं। ये वास्तव में दिलचस्प है। तो समझौते के कुछ तत्व काफी रोचक हैं। एक तरफ ऐसा लगता है कि ओमान और ईरान लगभग एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। इसके तहत होर्मुज जलसंधि में प्रवेश करने वाले जहाज ईरानी निगरानी में होंगे और होर्मुज जलसंधि से बाहर निकलने वाले जहाज ओमानी निगरानी में होंगे। ठीक है, ऊपर से देखने पर यह काफी सीधा साधा लगता है। अमेरिका से कहा जाएगा कि वह ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरानी टोल और ओमानी टोल लागू होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ की पेचीदगी पर गौर कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक शिपिंग कंपनी हैं और आपको होर्मुज जलसंधि में प्रवेश करना है। आपको एक ऐसा दस्तावेज रखना होगा जिस पर किसी ईरानी अधिकारी के हस्ताक्षर हों, चाहे डिजिटल हस्ताक्षर हों या भौतिक हस्ताक्षर। सबसे अधिक संभावना है कि ये डिजिटल हस्ताक्षर होगा। इससे आप अमेरिका की तरफ से भारी प्रतिबंधों के जोखिम में आ जाते हैं। तो ईरानी असल में क्या कर रहे हैं? वे अमेरिकी प्रतिबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे शिपिंग कंपनियों को दांव पर लगा रहे हैं। आप जानते हैं, अगर आप दुनिया भर में कच्चा तेल, टैंकर ढोने के भारी मुनाफे में हिस्सा चाहते हैं, तो आपको अमेरिका के तृतीयक प्रतिबंधों वगैरह का सामना करना पड़ेगा। आपको उससे निपटना होगा। यह एक दिलचस्प सवाल है। आगे क्या होता है? अगर ईरान इस बात पर अड़ा रहता है कि जलसंधि में प्रवेश करने वाले जहाज ईरानी निगरानी में होंगे, तो क्या अमेरिका इन जहाजों को छूट देगा ताकि ईरानियों से बातचीत करके इन जल क्षेत्रों में प्रवेश करने के कारण उन्हें किसी जोखिम का सामना न करना पड़े? क्या उन्हें छूट दी जाएगी या ये प्रक्रिया शिपिंग कंपनियों के खिलाफ तृतीयक प्रतिबंधों को कमजोर कर देगी? The sanctions, tertiary sanctions against shipping companies, if that is the case, then this अगर ऐसा है तो इससे जहाजों के लिए मसलन क्यूबा तक तेल ले जाना आसान हो जाता है। कोई जहाज क्यूबा तक तेल क्यों नहीं ले जाएगा? उन्हें किस बात की चिंता है? देखिए, अभी ज्यादातर शिपिंग कंपनियां प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं कर रही हैं। जरूरी नहीं कि इसलिए कि वे अमेरिका या किसी और चीज से डरती, बल्कि इसलिए कि उन्हें बीमा नहीं मिल पाता। बीमा कंपनियां इन जहाजों का बीमा नहीं करती और आप इतना बेहद मुनाफे वाला माल बिना बीमा के खुले समुद्र में लेकर नहीं जाएंगे। तो बीमा एक बड़ी समस्या है और इससे बीमा कंपनियों पर दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। क्या वे उन जहाजों का बीमा करने से इनकार करेंगी जो उनके कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी तेल टैंकरों का बीमा? अगर समझौते के ईरानी पक्ष वास्तव में निभाया जा सके, तो होर्मुज जलसंधि इन तेल टैंकरों के नेस देखिए, बहुत सी व्यवस्थाएं जो अटलांटिक में बहुत हैं, और मेरी दिलचस्पी इस खबर में क्योंकि होर्मुज जलसंधि में दाखिल होने वाले जहाजों पर ईरानी निगरानी का सवाल कोई मामूली बात नहीं है। एक तरफ हमने सुना था कि शायद कोई शुल्क देना पड़े। लोगों ने इस पर ठीक से विचार नहीं किया। अगर आप ईरानी सरकार को शुल्क देने जा रहे हैं, तो क्या इससे आप तृतीयक प्रतिबंधों वगैरह के खतरे में भी नहीं आ जाते? आखिर किस बिंदु पर प्रतिबंधों में छूट मिलनी शुरू होगी? आप जानते हैं अमेरिका कितनी छूट दे सकता है। एक वक्त के बाद जब आप इतनी सारी छूट देने लगते हैं
तो पूरी नीति ही बिखर जाती है। मैं इसी बात पर आ रहा हूं कि शायद यहाँ ईरानी, शायद उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं, शायद नहीं पता। दरअसल उन तृतीयक प्रतिबंधों की पूरी संरचना को चुनौती दे रहे हैं जिन्हें अमेरिका खास तौर पर शिपिंग कंपनियों के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, और उससे भी बढ़कर उन सबसे बड़े डरपोकों के खिलाफ, यानी बीमा कंपनियों के खिलाफ, जो अमेरिका के किसी भी अधिकार क्षेत्र संबंधी दावे में पड़ना नहीं चाहती। तो क्या इससे वह सब खुलना शुरू हो जाता है? ये बहुत दिलचस्प है। हमें देखना होगा कि एक तरह से ओमान और ईरान के बीच जो शुरुआती रूपरेखा बनी है, क्या उसे वास्तव में स्वीकार किया जाता है, और वह कैसी दिखती है। यह आने जाने वाले जहाज़ों की निगरानी व्यवस्था, ठीक ये कैसी होगी, अभी पता नहीं है। योजना प्रकाशित नहीं की गई है, लेकिन तेहरान ने साफ कहा है कि जलदमरुमद युद्ध पूर्व की अपनी उस स्थिति में वापस नहीं जाएगा जहां वह बिना किसी रोक टोक वाला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग था। ऐसा नहीं होने वाला। ईरान चाहता है कि जलदमरुमध्य के प्रबंधन पर उसे मान्यता मिले, औपचारिक मान्यता। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम तृतीयक प्रतिबंधों वगैरह के मुद्दे में आ जाते हैं। इसलिए मेरी नज़र में जुल्फिकार, ये बहुत दिलचस्प है। माफ कीजिए to our double gorder theme of revolve and step to बाद जारी रखिए। नहीं, मैं बस इतना चाहता कि जिस स्टेट हुआ मार्को रूबियो छोटे दिमाग के लिए एक चुनौती का फ्रिक्शस। Marco Rubio. Well, I have something more to add to खैर, मार्को रूबियो की चिंताओं में जोड़ने के लिए मेरे पास एक और बात है। कमरे में मौजूद लोगों से मेरे संबंधों के कारण कहने का मतलब है, मुझे पता है कि कुछ दिन पहले ईरानी नेतृत्व के एक वरिष्ठ मंत्री की यात्रा हुई थी, जिस पर पश्चिमी प्रेस ने बहुत कम रिपोर्टिंग की। मेरा ख्याल है वे व्यापार मंत्री थे। मेरे पास सारे विवरण थे, लेकिन इस वक्त वे मेरी उंगलियों पर नहीं हैं। वे एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आए थे, जिसमें उनके वित्तीय लोग भी शामिल थे। उन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया और पाकिस्तानी नेतृत्व के सभी प्रमुख लोगों से मुलाकात की, जिनमें, और मैं ये खास तौर पर कह रहा हूं, असीम मुनीर भी शामिल थे। अब असीम मुनीर जाहिर तौर पर एक सैन्य नेता हैं। वे नागरिक सरकार का हिस्सा नहीं हैं। Is a military leader. He is not part of the civilian government. But Iran understands that in order for it to लेकिन ईरान समझता है कि पाकिस्तान के साथ वैसा संबंध बनाने के लिए जैसा वह चाहता है, और जिसे वह दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ अपने संबंधों का केंद्रीय आधार मानता है, उसे सैन्य समर्थन चाहिए। इसलिए यह प्रतिनिधिमंडल पिछले 3 दिनों से इस्लामाबाद में था। कई बैठकें हुईं और उसी सटीक ढांचे को लागू करने पर सहमति बन गई, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और जिसे आप ईरान और अमेरिका के बीच समझ के मुख्य केंद्रीय हिस्से के रूप में रेखांकित करते रहे हैं। यानी होर्मुज जलदमरुमध्य की निर्विवाद सुरक्षा प्रदाता ईरान है, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि ईरान इस बात से सहमत है कि दक्षिणी गलियारे का प्रबंधन न कि नियंत्रण ओमान करेगा, लेकिन पूरा नियंत्रण ईरान के पास ही रहेगा। managed by Oman, but Iran retains total control. And this has been now communicated directly. और ये बात अब पाकिस्तान और ईरान ने सीधे तौर पर खाड़ी के सभी पड़ोसी देशों को बताई है, खासकर सऊदी अरब को, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में सऊदी अरब एक प्रमुख ताकत है। और एक वजह यह है कि शहबाज शरीफ आज वहाँ हैं, पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार भी हैं, और शायद जल्दी असीम मुनीर भी उनके साथ जुड़ें। मकसद सऊदियों को यह भरोसा दिलाना है कि जो कुछ भी हो रहा है उससे सऊदियों के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कि ईरान सऊदी अरब के लिए खतरा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात, पश्चिमी प्रेस ने इसकी रिपोर्ट नहीं की है, कॉरपोरेट मीडिया ने तो बिल्कुल भी नहीं की, और स्वतंत्र मीडिया की बस वहां तक पहुंच ही नहीं है। And independent media just does not have access to that. So we are privileged to have access. We are privileged to. तो हमें ये पहुंच हासिल होना सौभाग्य की बात है। वैश्विक दर्शकों तक ये पहुंचाना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और विजय प्रसाद जैसे हमारे बहुत अच्छे मित्रों के जरिए अपना विश्लेषण पेश करना भी
हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वे इस चैनल के संस्थापक सदस्यों में से हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हैं और 40 साल की स्वतंत्र सोच के आधार पर विचार करते हैं, किसी के दबाव में नहीं। तो मेरे विचार में, और मैं इस सब का हिस्सा रहा हूं क्योंकि जब मैं बहुत बहुत छोटा था तब मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने इस दुर्भाग्यपूर्ण पेट्रोडॉलर व्यवस्था को खुशी हुई कुछ साल पहले ये टूटने लगी, और मेरे विचार में ये पूरी तरह ढह जाएगी। तो विजय, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, इसे स्वीकार कर लिया गया है। खाड़ी देशों ने इसे स्वीकार कर लिया है और अमेरिका से led towards burden करते हैं। Well, let's go back to the meeting in Saudi Arabia. I mean, खैर, सऊदी अरब में हुई बैठक पर वापस आते हैं। मेरा मतलब है, ये तुर्की सऊदी अरब पाकिस्तान की बैठक है और ये निम्न वजह से महत्वपूर्ण है। पहली बात, पिछले कुछ महीनों से, असल में पिछले साल से ही, सऊदी अरब बहुत सावधानी से ये कहता रहा है कि उसे अपने तेल ढांचे की चिंता है। वो नहीं चाहता कि क्षेत्र में कोई भी संघर्ष उसके, आप कह सकते हैं, बहुत मेहनत से बनाए गए ढांचे को नुकसान पहुंचाए। रास तनूरा पर ईरान की जवाबी कार्रवाई में कुछ समय के लिए हमला हुआ था और सऊदी इससे बहुत नाराज हुए थे। सऊदी अरब ने इराक में उन ठिकानों पर हमला किया है जिन्हें वह ईरानी प्रॉक्सी कहता है, लेकिन उसने ईरान पर हमला नहीं किया है। उसने यमन में अंसार अल्लाह बलों के खिलाफ भी एक और कार्रवाई की, लेकिन ईरान पर हमला नहीं किया। वे ईरान के साथ किसी संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते। दरअसल बीजिंग, तेहरान और रियाद के बीच हुई बातचीत से रिश्तों में काफी सुधार आया है और वे फिर से, आप जानते हैं, ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहते क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान में सऊदी अरब में भारी तबाही मचाने की क्षमता है। मेरा मतलब है, वे बस ये नहीं चाहते। इसलिए मेरा मानना है कि वे तुर्की और पाकिस्तान के साथ बातचीत का स्वागत करते हैं। अभी ओमान और पाकिस्तान, ये दो देश हैं जो सीधे ईरान से बात कर रहे हैं और दूसरे सहयोगियों को छोड़कर सबसे भरोसेमंद देश दिखाई देते हैं। मेरा मतलब है, रूस, चीन और दूसरे लोग भी ईरानियों से बात कर रहे हैं। And other people also talking to the Iranians, but the letterbox. लेकिन संदेश पहुंचाने का माध्यम मस्कट और इस्लामाबाद है, यानी ओमान और पाकिस्तान ही वह माध्यम है। लेकिन शायद कूटनीतिक बातचीत के लिए एक दूसरी खिड़की भी खुल रही है और वह तुर्की के जरिए हो सकती है। एक तरह से इस खास संवाद में रेचेप ताय्यप एर्दोआन की भूमिका अहम है। ये ध्यान देने वाली बात है कि पिछले कुछ समय में तुर्की ने लगभग हर मुद्दे पर सऊदी अरब का समर्थन किया है। जब सऊदी अरब पर कुछ हमले हुए तो तुर्की ने मिंडा करते हुए Turkey very quickly released statement condemning it. Turkey has been very much behind Saudi Arabia's war in Yemen. तुर्की ने यमन में सऊदी अरब की जंग का बहुत समर्थन किया है, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं, एक तरफ तुर्की और खतर के बीच और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ जो मतभेद थे वे अब खत्म हो चुके हैं। आपको याद होगा कि करीब एक दशक पहले सऊदी अरब ने खतर को अनुशासित करने के लिए बहुत आक्रामक रुख अपनाया था। एक मायने में वह इलाके के मुस्लिम ब्रदरहुड वाले देशों तुर्की और खतर को अनुशासित कर रहा था, जिन्होंने सऊदी हितों के खिलाफ सीरिया में दखल दिया था। खतरी और तुर्क सऊदी अरब के चुने हुए विद्रोहियों के खिलाफ सीरियाई मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन कर रहे थे और उनके बीच गंभीर टकराव हो गया। बात यहां तक पहुंच गई कि सऊदी अरब ने प्रभावी तौर पर खतर की नाकेबंदी कर दी, खतर को सामान और सेवाएं जाना बंद कर दिया, वगैरह। ये सब अब बहुत पीछे छूट चुका है। आप जानते हैं, इस समय तुर्की के मोहम्मद बिन सलमान के साथ संबंध काफी बेहतर हैं। ये भी याद रखिए कि मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की में ही एक हत्या का अभियान चलाया था और असंतुष्ट पत्रकार को मारने के लिए एक टीम भेजी थी। तो आप जानते हैं, इस समय वह सब भुला दिया गया है। ऐसा लगता है कि तुर्की के जरिए कूटनीति की एक दूसरी खिड़की खुल सकती है, जहां तुर्की भी क्षेत्रीय पक्षों के साथ बातचीत में खुद को शामिल करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ईरान के लिए मौजूद दो कूटनीतिक माध्यमों को एक साथ ला रही है।
एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ तुर्की। Pakistan on the one side and Turkey on the other. And I think it's correct. They are trying to soothe और सऊदी देखता है कि ये सही है। वे सऊदी अरब की चिंताओं को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सऊदी अरब धैर्य बना रखे और होर्मुज जलदुमरुमद की स्थिति को स्वीकार करे। आप जानते हैं, लाल सागर से गुजरने वाले सऊदी जहाज़ों पर यमन की अंसार अल्लाह सेनाएं पहले ही हमले कर रही हैं। इसलिए सऊदी अरब अपने तेल के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है और होर्मुज जलदुमरुमद उसके लिए तेल का लेन देन करने का सबसे अच्छा रास्ता बन सकता है, खासकर दम्माम वगैरह से, जहां पूर्वी सऊदी अरब में अरामको के मुख्य तेल क्षेत्र हैं। खैर, मैं इस पर लगातार बोलता रह सकता हूं, लेकिन संक्षेप में बात यह है कि ये बातचीत, जिनकी क्षेत्र के बाहर बहुत कम रिपोर्टिंग हुई है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कुछ बातें दिखाती हैं। सबसे पहले, क्षेत्रीय खिलाड़ी शायद ये स्वीकार करने लगे हैं कि होर्मुज जलदुमरुमध्य पर ओमान और ईरान का संयुक्त अधिकार क्षेत्र है, कि ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र नहीं है बल्कि निगरानी वाला जल क्षेत्र होगा। इसका अमेरिका के लिए क्या मतलब होगा, ये काफी दिलचस्प होगा। उसकी प्रतिबंध नीति वगैरह के लिए इसका क्या अर्थ होगा। अगर सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और छोटे खाड़ी अरब देश समेत ये देश होर्मुज जलदुमरुमध्य के लिए ओमान ईरान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो दुनिया में हम सचमुच एक अलग स्थिति में होंगे। कूटनीतिक दूरी बदल चुकी होगी और साथ ही अमेरिका की देशों पर प्रतिबंध लगाने की क्षमता भी बदल जाएगी। विजय, मैं हमारे वैश्विक दर्शकों के सामने ये रिपोर्ट पेश करके एक जोखिम ले रहा हूं। मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूं कि शायद मैं गलत साबित हो जाऊं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्टिंग का नतीजा ऐसा होगा, क्योंकि जिन स्रोतों से मुझे ये जानकारी मिली है उन पर मुझे भरोसा है, और अब तक जो कुछ चल रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देने के मामले में उनका रिकॉर्ड 10 में से 10 रहा है। उनके नजरिए से और जो हो रहा है उसकी मेरी समझ के मुताबिक ये बहुत दूर के भविष्य में नहीं बल्कि आने वाले दिनों में सामने आएगा। हफ्तों में भी नहीं, आने वाले दिनों में। विजय, मुमकिन है कि तेहरान में शुक्रवार रात तक ही, जैसा मुझे बताया गया है, एक संभावना है और काफी अहम संभावना है कि होर्मुज जलदुमरुमध्य खोल दिया जाएगा। नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली जाएगी। ये पहला कदम होगा। दूसरा कदम, जिनेवा में पाकिस्तान, ईरान और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के बीच बैठक की घोषणा। इसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान जाहिर है मध्यस्थ की भूमिका में है। ये बात श्री ट्रंप को बहुत नागवार गुजरेगी, क्योंकि पाकिस्तान उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहा था, इसलिए उनका पाकिस्तान से मन खट्टा हो गया था। और चीन बेशक इस पूरी प्रक्रिया में एक बेहद महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरता है, किसी प्रभुत्वशाली ताकत के रूप में नहीं। तो विजय, आखिरी बात आपसे। दुनिया हमारी आंखों के सामने बदल रही है। दुनिया बदल रही है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें ईरान के भीतर लोगों को जिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मेरा मतलब है, मसूद पेजेशकियान ने 5 अगस्त को ईरान में एक बहुत अच्छा संबोधन दिया था। उसका टेलीविजन पर प्रसारण हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि ईरान इसलिए बचा हुआ है क्योंकि जनता और संस्थान एकजुट बने हुए हैं, बड़े सैन्य हमले हुए हैं वगैरह। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि प्रतिबंधों, बैंकिंग पाबंदियों, ऊर्जा की कमी, सूखे, आर्थिक कठिनाइयों वगैरह ने ईरानी लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी हैं। इस तथ्य के बावजूद कि ईरान पर कोई नया हमला नहीं हुआ है, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन है, और ये देखकर मेरी दिलचस्पी हुई कि And I was interested you to froze, see. Vijay. Something happened to your internet. Oh, I'm sorry about that. No, I was just saying Masood Pezeshkian. उसके लिए माफ कीजिए। नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि मसूद पेजेशकियान ने 5 अगस्त को बहुत अच्छा भाषण दिया। आप जानते हैं, टीवी पर वह भाषण देखें तो उसमें एक तरह का सतर्क आत्मविश्वास दिखता है।
एक तरफ ईरान की संस्थाएं और लोग एकजुट थे, दूसरी तरफ आर्थिक कमजोरियां काफी गंभीर हैं। मेरा मतलब है ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान की अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण से आने वाली जरूरतों, लोगों की आवश्यकताओं वगैरह के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही है। बाहरी मदद कहाँ से आएगी? मेरा मतलब है मुझे लगता है कि वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादेह के सामने यह समझने की बहुत कठिन चुनौती होगी कि इन सभी चीजों में संतुलन कैसे बनाया जाए। इसलिए ईरान इस समय किसी स्वर्ग जैसी स्थिति में नहीं है। In some paradisical situation now. It's in really a tough place. It's going to have to वो सचमुच बहुत कठिन स्थिति में है। उसे पुनर्निर्माण के लिए अपने पड़ोसियों इराक, पाकिस्तान, चीन, रूस वगैरह पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। मेरा मतलब है ये मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता कि अंतिम समझौते में अमेरिका अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा या नहीं, और इसलिए पुनर्निर्माण का खर्च देगा या नहीं। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ट्रंप इसकी अनुमति देंगे। मेरा मानना है कि वे ज्यादा से ज्यादा होर्मुज़ जलदमर्मद की योजना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे इस अवैध युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ईरान के पड़ोसी देशों को ही पुनर्निर्माण में मदद के लिए बहुत सक्रिय होना पड़ेगा। ईरान में लोग पीड़ित हैं और हमें इसका ध्यान रखना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पड़ोसी देश इससे अवगत हों और ईरान के पुनर्निर्माण में मदद के लिए आगे आने को तैयार हों। खैर, इस संदर्भ में मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि फिलहाल संसद के अध्यक्ष श्री गालिबाफ के इस्लामाबाद में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने की योजना है। मेरा मतलब है ये एक कूटनीतिक आवरण है, लेकिन जाहिर है कि ये सिर्फ एक कूटनीतिक आवरण है। मेरी जानकारी के अनुसार उनकी पाकिस्तान के पूरे नेतृत्व से सीधे बातचीत तय है। शहबाज शरीफ, पूरा मंत्रिमंडल, खासतौर पर विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार, वित्त मंत्री और असीम मुनीर से भी, वे इन सभी से बात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। यही योजना है। अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान में जिन भी नेतृत्व के लोगों से मेरी बात होती है, वे कहते हैं कि उन्हें यही होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो 2 दिन पहले इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए सबसे हालिया प्रतिनिधिमंडल के बाद ये जमीन पर उठाया जा रहा दूसरा कदम होगा। और जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, उससे इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और ईरान ऐसा रिश्ता बना रहे हैं जो पिछले 50 वर्षों में उनके बीच रहे रिश्ते से कहीं ज्यादा करीबी है। बेशक ये सब चीन के समर्थन से हो रहा है, जो पाकिस्तान और ईरान दोनों का संरक्षक है। इसलिए ये वास्तव में भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल देता है। अमेरिका पीछे हटता है और पेट्रोडॉलर गिरना शुरू हो जाता है। हमें यही सही शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान क्षेत्रीय शक्ति बनकर उभरता है, तेल का प्रवाह आज़ादी से होता है और उसका भुगतान डॉलर में नहीं लिया जाता, और दूसरे खाड़ी देश अब अमेरिका के संरक्षित राज्य नहीं रहते, उन पर तेल की कीमत डॉलर में तय करने की बाध्यता नहीं रहती, तो इन सारी जंगों और $40 ट्रिलियन के कर्ज का भुगतान कौन करेगा? तो कृपया आगे बढ़िए विजय। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका आपने बहुत ही शानदार सार पेश किया है। ये सचमुच दुनिया के लिए परिवर्तनकारी है। अगले हफ्ते जब आप हमारे नियमित अतिथि और संस्थापक सदस्य के रूप में फिर हमसे मिलें, उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए अपने अंतिम विचार और एक सार दे दीजिए। आप सभी राजधानियों की यात्रा कर चुके हैं, वहां के सभी प्रमुख लोगों से बात कर चुके हैं, आपने प्रत्यक्ष रूप से जो देखा है, वैसे हमें all überstreis wars the befollige kind. All the capital, speaking to all the players. Yeah, I mean, I would say firstly that what हाँ, मेरा मतलब है सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हमारी बातचीत और हमारी रिपोर्टिंग को वास्तव में अहम यह बात बनाती है कि इसकी शुरुआत व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होने वाली चर्चाओं से नहीं होती। आप जानते हैं, हम मिस्टर ट्रंप के बयानों से संकेत नहीं लेते। हम दूसरे लोगों पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्टिंग की बुनियाद यह है कि दूसरी जगहों पर दूसरी चीजें हो रही हैं जो शायद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो।
मिसाल के तौर पर आज के इस मामले में दूसरे शब्दों में कहें तो तेहरान और ओमान के मस्कट में, ईरान और ओमान में जो कुछ हो रहा हो सकता है वह कहीं इससे ज्यादा अहम हो सकता है। पाकिस्तान में या तुर्की के अंकारा में या सऊदी अरब के रियाद में भी जो कुछ हो रहा है वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये विचार विमर्श और चर्चाएं उन लोगों के बीच हो रही हैं जो उस अवैध युद्ध का सीधा खामियाजा भुगत रहे हैं। अमेरिका को लगा था कि वह पश्चिम एशिया में बस एक युद्ध शुरू कर सकता है और सब लोग आत्मसमर्पण कर देंगे और आखिर में अमेरिका सब पर अपनी शर्तें थोप सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मुख्य पक्ष यानी ईरान, जिस पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उसने अमेरिकी शर्तें मानने से मना कर दिया और इस तरह उसने पूरा खेल ही पलट दिया। और क्योंकि ईरान ने साफगोई से बात की है, आत्मसमर्पण करने और शर्तें मानने से इनकार किया है, तो एक मायने में ईरान ने पाकिस्तान, ओमान, तुर्की और रियाद को दुनिया को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। मेरा मतलब है, मैं पाकिस्तानी सरकार या ओमानी सरकार को या तुर्कों और सऊदियों को इसका श्रेय नहीं देना चाहता, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को उलट पुलट नहीं किया। यही ईरानियों ने किया। अब वे वहां हैं, सेब उठा रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं और सोच रहे हैं। हाँ, और वे वहां हैं, इसमें कोई शक नहीं है जुल्फिकार, लेकिन उन्होंने यह हासिल नहीं किया। इसकी अगुवाई ईरानियों ने की थी, और जहां श्रेय बनता है वहां श्रेय देना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं उस बात का समर्थन करता हूं। इसमें कोई सवाल नहीं कि ईरान ने नेतृत्व किया है, ईरान ने इसकी कीमत चुकाई है, लेकिन ईरान ने सिर्फ उस क्षेत्र के लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता भी दिखाया है। क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया भर के लोगों ने यह देखा है कि अमेरिका को अपमानित किया गया है? हमारी बातचीत में हमने अभी तक यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए यही सही शब्द है। मिस्टर ट्रंप अपमानित हुए हैं। मैं हाल ही में श्रीलंका गया हूँ, इंडोनेशिया गया हूँ। आप जानते हैं, मैं एशिया के कई देशों की यात्रा कर रहा हूँ, और मैं जहां भी गया, लोग इस बात में बेहद दिलचस्पी रखते हैं कि ईरान क्या कर पाया है, और वे सब इसे सीधे तौर पर देख रहे हैं। यानी पश्चिम एशिया में निकट भविष्य की शर्तें ईरान तय कर रहा है, और ये उल्लेखनीय है। मुझे नहीं लगता कि सरकारों में, सामाजिक आंदोलनों में, बुद्धिजीवियों में, थिंक टैंकों में वगैरह ज्यादातर लोग इसे इतनी स्पष्टता से देख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भविष्य की शर्तें तय करने में सक्षम नहीं है। यह किसी दूसरे कोण से हो रहा है, और यह हम सबके लिए बहुत नया है। आइए इसे मान ले। दशकों से हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई दूसरा पक्ष शर्तें तय कर रहा हो। अफगानिस्तान के मामले में भी, जब तालिबान ने कहा, आप जानते हैं कि अब आपको निकलना होगा, या जब इराकी संसद ने कहा, नहीं, हम अमेरिकी सैनिकों को अभियोजन से छूट नहीं देंगे, और इसलिए ओबामा को अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। उन मामलों में भी इराक और अफगानिस्तान शर्तें तय नहीं कर रहे थे। उन्होंने शर्तें तय नहीं की। अफगानिस्तान ने बस अमेरिका के लिए वहां बने रहने की कीमत बढ़ा दी। इराकियों ने अमेरिका के लिए इराक में बने रहने की कीमत बढ़ा दी। लेकिन इस मामले में ईरानी समझौते की शर्तें तय कर रहे हैं। ये बहुत अलग स्थिति है, हमने इसे पहले नहीं देखा है, और श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देशों में कोई भी इस बारे में भ्रम में नहीं है। यह पूरी तरह से एक टेक्टोनिक बदलाव है। यह दुनिया को असाधारण ढंग से बदल रहा है, जैसा हमने अपनी पीढ़ी में कभी नहीं देखा। मेरा मतलब है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारी पीढ़ी ने बस अमेरिका को ही प्रभुत्वशाली ताकत के रूप में देखा है, अमेरिका को महाशक्ति के रूप में देखा है। अमेरिका कहता था, तुम ये कर सकते हो, तुम वह कर सकते हो, और जाहिर है इसका खामियाजा दूसरे छोर के लोगों को भुगतना पड़ता था। तो इसी बात के साथ मैं अपने वैश्विक दर्शकों से कहूंगी, कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए, हमारे सबस्टैक चैनल पर जाइए,
पेड मेंबर बनिए ताकि हम हफ्ते में 2 बार ये सारी दिलचस्प, धरती हिला देने वाली खबरें आपके मेलबॉक्स तक पहुंचा सकें और आपके सामने ऐसे सम्मानित मेहमान ला सकें जो ज़मीनी हकीकत जानते हैं और जो पिछले 30-40 वर्षों से ईमानदारी और सच्चाई से तथ्यों की रिपोर्टिंग करते आए हैं, जैसे हमारे संस्थापक सर विश्वनाथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे और विजय अगले हफ्ते अपने नियमित समय वापस आएंगे। कोई आखिरी बात? खैर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं अगले हफ्ते का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ हर दिन किसी न किसी तरह ऐश एक दशक जैसा लगता है, तो फिर कोई 7 साल बाद मिलते हैं। 60 years. धन्यवाद विजय, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी ये सिलसिला चलो रहा। धन्यवाद। Thanks.